हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नवीन कुमार। आप सभी का स्वागत है यूरेका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नेट जेआरएफ पेपर 1 में यूनिट 10। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी हाल में जो नोटिफिकेशन आए, एग्जामिनेशन डेट आए हैं, उसके अकॉर्डिंग इस महीने में सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। देर आफ्टर न्यू सेशन के लिए आप प्रिपेयर होंगे। तो हम लोग पहले से प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बैच लॉन्च किया जाए। आप लोग जब तक पेपर दें तब तक कुछ चीज़ें हम लोग लाइन अप करके रखें, ठीक है। सो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग एक्सपर्टीज़ के साथ पेपर 1 में आ रहे हैं और अपने अपने सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टी हैं उनका कंसर्न होगा पेपर 2 में, या जो डोमेन सब्जेक्ट है। सो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा यूनिट 10 मीन्स हायर एजुकेशन सिस्टम अंडर पेपर 1। सो आप में से जितने भी लोग इंटरटेन करना चाहते हैं आज क्लास को, अच्छे से आप कनेक्ट होइए। और फ्यूचर में अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर बात कर सकते हैं। चलिए तो सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। हायर एजुकेशन के अंडर यूनिट 10 में जो हमारा सब टॉपिक है, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6, बट ये कंफर्म है कि 5 क्वेश्चन आएंगे। प्लस माइनस 1 होने की संभावना नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। 5 क्वेश्चन ही आते हैं ईच टॉपिक मीन्स ईच यूनिट। तो इसमें जो फ्रिक्वेंटली पिछले 2-3 पेपर में हमने देखा, जहां जनरली क्वेश्चन यहां से एक या एक से अधिक यानी 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यहां से क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं अब तक, यानी इसका कंसर्न सबसे कम है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन से भी क्वेश्चन कम आए, बट ये फेवरेट टॉपिक बना हुआ है बिकॉज ये अभी हाल ही में ऐड किए गए थे, ये वाले यूनिट, सॉरी ये वाले टॉपिक। इससे पहले सिलेबस में ये वाला सेगमेंट था नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। सो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे ब्रॉड लेवल पे, और चेक करेंगे आप कि क्या इससे आपके जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर में जो पेपर है वो बन रहा है कि नहीं, और जो इस बार भी पेपर दे रहे हो आप ये चेक कर सकते हो कि इस वाले यूनिट से टॉपिक से जो क्वेश्चन आए आपके इसी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास से बने कि नहीं। दावा तो नहीं किया जा सकता, बट मैं श्योर हूं कि आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आप वो क्वेश्चन इसी बार पेपर में कर ले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। देयर आर 2 bodies under this topic: institutions of higher learning and education in ancient India. It means first of all we want to discussing about timeline of ancient India, and thereafter those university work for higher education during our classical past or our classical age. So let's see timeline. Timeline of ancient India. तो प्राचीन भारत का
कालक्रम, समय रेखा, दोनों कह सकते हैं आप। सो आप अपने माइंड में पैरेलल सोचिए कि क्या टाइमलाइन हो सकता है इस प्राचीन भारत के इतिहास का, तभी तो आप पिक कर पाएंगे कि यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, मोस्ट फेवरेबल डायमेंशंस। सो अगर आप एनसीईआरटी देखें तो उसमें लिखा मिलेगा आपको सिरका BC बिफोर क्राइस्ट 1000 टू middle of 8th century AD. Here term circa means, C for circa means approx, लगभग, means आसपास, मीन्स ये थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप इसको कंसीडर करेंगे, मे बी 1000 प्लस माइनस 100। इसको इस सेंस में भी लिखा जा सकता है अप्रॉक्स 3500 years ago to 1200 years ago. It means these timeline fall under ancient India or ancient Indian history. Very simply, approx 3500 years ago means from today. It means from today. और जब हम टुडे कह रहे हैं इट मीन्स 2023। 3500 मीन्स आज से 3500 साल पहले लगभग, जबकि यहां पे हमने लिखा सिरका बिफोर क्राइस्ट 1000 BC। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं इस डेटा को, आप 1500 BC लिखिए, बिकॉज ये जो टाइमलाइन है इस टाइमलाइन को सिर्फ लिटरेरी टाइमलाइन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक एज से। ये जो टाइमलाइन है इंडिया में वो स्टार्ट होगा कहां से, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, फ्रॉम वैदिक एज और कल्चर, from Vedic age or culture to middle of 8th century AD means post Gupta or classical era. It means middle of 8th century AD, approx middle of 8th century AD। डियर फ्रेंड्स, ये तो क्लियर फैक्ट है इतिहास में कि 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग 750 AD के आसपास एंशिएंट हिस्ट्री एंड हो रहा है। इस फैक्ट को चेक करना चाहें आप तो 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री वाले को आप देख सकते हैं, 7th क्लास। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एंशिएंट को हम इसी 2 टॉपिक के अंदर और इसके बीच के जो भी सेगमेंट है उसको कवर कर लेंगे। पहला वैदिक एज से स्टार्ट करेंगे
और पोस्ट गुप्ता पीरियड पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो टाइमलाइन है वो मिडिल इंडियन हिस्ट्री या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्य भारत या मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है, जो इस्लामिक इन्वेजन के साथ ये स्टार्ट होता है और एंड ऑफ द मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य के डिक्लाइनेशन या समाप्ति तक पढ़ते हैं आप, लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी 1000 साल का इतिहास लगभग मध्यकाल का इतिहास है। सो पहले टॉपिक के अंदर यही हमारे सेगमेंट होंगे, फ्रॉम वैदिक टू पोस्ट गुप्ता और क्लासिकल एरा, पोस्ट क्लासिकल एरा। तो क्लासिकल एरा तो आप जानते हैं, या गुप्त एरा को ही क्लासिकल एरा कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेरी डेवलपमेंट हुए, डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स, फिलॉसफी। लाइक आपने सुना होगा कि इसी काल में जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल एपिक्स या महाकाव्य थे, उन सबको कागज़ पे उतारा गया फाइनली गुप्ता पीरियड में ही। सारे ड्रामाज, स्कूल ऑफ ड्रामा मीन्स जितने भी नाटक है, कालिदास या भास या फिर अन्य जैसे विशाखादत्त और बाकी लोग भी है, उन सब के नाटक भी इसी टाइमलाइन में कंपाइल हुए, उसका कंपाइलाइजेशन हुआ। सो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये क्लासिकल पीरियड का जो टाइम है वो गुप्ता पीरियड है। अब देखेंगे इस पीरियड में कुछ सिमिलर स्पेसिफिक टाइमलाइन कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखें तो वैदिक एज हमने अभी डिस्कस किया था, द वैदिक एज, वैदिक युग, वैदिक युग जिसे हम वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं। ये सबसे पहला सेगमेंट है। इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है द सूत्रा पीरियड, सूत्रकाल। इसका टाइमलाइन भी मैं साथ साथ बताते चलता हूं, 600 बीसी से 300 बीसी लगभग, और वैदिक युग 1500 बीसी से 600 बीसी। ये तो आप सभी ऑलमोस्ट जानते ही होंगे, ठीक। इसमें जो थर्ड सेगमेंट है उसको हम लोग नाम देते हैं बुद्धिस्ट एरा, बौद्ध धर्म का काल। अब देखिए यहां पे ये थोड़े से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जो बुद्धा पीरियड स्पेशली माने जाएंगे उसमें आपके एनसीईआरटी में तो 2500 बीसी, सॉरी 2500 वर्ष पहले लिखा हुआ है, लेकिन महात्मा बुद्ध के दर्शन और उनके बाकी चीज़ों को, जैन धर्म, आजीवक और बाकी के जितने भी दर्शन थे उस समय, उन सब का अगर प्रॉपर टाइमलाइन देखें तो 2400 के आसपास से, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने 2500 लिखा तो 2400 वर्ष पहले से स्टार्ट होता है, ईयर्स अगो से। लेकिन अगर इसको बीसी में लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा, केवल 400 बीसी। यानी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा, बट इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इसके अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। इसमें ज़्यादातर धर्मशास्त्र लिखे गए, वेदांत लिखे गए, षड्दर्शन, स्मृति टेक्स्ट, पुराण्स, यानी हिंदू धर्मशास्त्र का टाइमलाइन है सूत्रा पीरियड। जबकि ये जो टाइमलाइन लिख रहे हैं उसमें ज़्यादातर न्यू आइडियाज कंसीडर्ड है, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक, चारवाक एक्सेट्रा, जो विशेष रूप से
बुद्धिस्ट पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें जितने भी एजुकेशन सेंटर भी हैं ज़्यादातर बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर ही है, लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। और अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग या हिंदू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी देखें तो तक्षशिला, विक्रम वल्लभी मेजर सेंटर है। अदरवाइज उज्जैन, काशी, इस तरह के जो सेंटर है ज़्यादा फेमस हुए, प्रयाग, जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार यहाँ पर धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन हम लोग अगर इसके और डायमेंशंस को देखें तो फिर ये और एलोबरेट होता हुआ दिखेगा, बट हम लोग पहले टॉपिक क्लियर कर ले, फिर अदर डायमेंशंस को डिस्कवर करेंगे। लाइक हमने देखा अभी बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड, और ये ऑलमोस्ट गुप्ता पीरियड तक ही है, गुप्ता पीरियड तक जाएगा, इसका मतलब क्लासिकल एरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और ये टाइमलाइन जो बुद्धा पीरियड है, इसी को अगर इसके दूसरे डायमेंशन के रूप में देखें तो इसमें दो सेगमेंट होगा। पहला वाला होगा मगध एरा में, मगध के बाद होगा मौर्यंस में, और मौर्यन के बाद यहां अगर कंसीडर करें तो फिर इसमें कौन सा कंसीडर होगा, गुप्ता। कुछ समय के लिए पोस्ट मौर्यंस भी हैं इसमें, बट ये तीन मेजर पॉलिटिकल डायमेंशन है। मैंने जैसे कहा कि इसमें कुछ और भी चीजें ट्रेस किए जा सकते हैं, तो मगध एम्पायर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, मौर्यन का भी कंट्रीब्यूशन एंड गुप्ता का भी कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा साउंड टाइमलाइन है हमारे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, वो आप देखेंगे तो द क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा, इसको क्लासिकल युग या सांस्कृतिक युग कह सकते हैं। क्लासिकल युग, अगर क्लासिकल युग को हिस्टोरिकली देखें तो ये गुप्त काल से ही स्टार्ट माना जाता है, मिड ऑफ गुप्ता एरा। बट अगर इसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर करें, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, तो ये स्टार्ट होता है 4th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड। अगर इसे मैं और स्पेसिफाई करूं तो 319th टू ऑलमोस्ट 467। अब मैं 67 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये गुप्त काल के अंडर क्लासिकल एरा को डिफाइन कर रहा हूं। यहां से ही तो गुप्ता संवत और गुप्त कैलेंडर स्टार्ट हुआ 319 एडी में, और फिर सारे जो लिटरेरी डेवलपमेंट हुए, साहित्यिक विकास, वो सब ऑलमोस्ट यहीं देखने को मिलता है। सो एंशिएंट में इसके बाद एक टॉपिक इसी को एक्सटेंड करता हुआ जो मैंने लिखा था, पोस्ट क्लासिकल एरा। पोस्ट क्लासिकल एरा में ट्रांजिशन होंगे, उत्तर सांस्कृतिक युग, ये लगभग जस्ट यहाँ के बाद, यानी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द 5th सेंचुरी टू मिड ऑफ 8th सेंचुरी, जो कुछ देर पहले हमने डिफाइन किया था, ये वाला जो टाइमलाइन है, यही टाइमलाइन पोस्ट क्लासिकल एरा का होगा, जिसमें उदंतपुरी एक मेजर सेंटर होंगे हायर लर्निंग के लिए। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो इस समय बंगाल नियर बाई और फ्रंटियर ऑफ बिहार बंगाल के सीमा के आसपास है, जो पाल डायनेस्टी के द्वारा स्टेबल किए जाएंगे। सो ये सब देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि जो पहला सब टॉपिक है हमारे हायर एजुकेशन के अंडर, वो इतना आसान होने वाला नहीं है, इन द सेंस कि काफ़ी
डाइवर्जेंस हैं, इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अप्रोचेज हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें सबसे पहले, क्योंकि टू द पॉइंट हमने यहाँ से क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर में। लाइक एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इज नॉट स्टेबल नियर गंगा वैली और गंगा बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे या गंगा घाटी में बसा हुआ नहीं है? मीन्स उसका लोकेशन, मीन्स हमें सबसे पहले इसमें फोकस करना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मीन्स यूनिवर्सिटी, देयर आफ्टर फाउंडर और जो उसका निर्माता है, संस्थापक है, उसके बाद उसका लोकेशन क्या है और मेन डिसिप्लिन्स क्या है, मीन्स एजुकेशनल सिनारियो, टीचिंग लर्निंग कल्चर और प्रोसेस, सब्जेक्ट, मोड ऑफ इनरोलमेंट, मोड ऑफ स्टडी, मोड ऑफ इवैल्यूएशन। इन सभी मुद्दे पे अगर हम बात कर ले और कुछ एक स्कॉलर्स के नाम और कुछ उनके रिजल्टेंट मीन्स कि उस समय कोई डेवलपमेंट हुए और वो हमारे पास आज भी एज अ बुक और टेक्स्ट ग्रंथ के रूप में या किताबों के रूप में संकलित है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? रिजल्ट होगा। और उसी के बिहाफ पे सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए जा सकते हैं। सो हम लोग सबसे पहले फोकस करने वाले हैं वैदिक एज का। वैदिक एज में आपको क्या लगता है? चलिए वैदिक एज में देखते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। उच्च शिक्षण, उच्च और उच्चतर शिक्षण संस्थान या संस्थाएं। तो आप सभी जानते होंगे ड्यूरिंग वैदिक पीरियड देयर आर सेवरल सेंटर ऑफ हायर लर्निंग नोन एज गुरुकुलास। गुरुकुल होंगे जो ज्यादातर किसी मोनेस्ट्री के आसपास, मठ के आसपास, जहां पे ऋषि महर्षि सेटल्ड हैं, उनके घर के आसपास, उनके मठ के आसपास, जंगलों में या मेन सोसाइटी से अलग हटकर क्या होंगे? एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगे। मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एजुकेशनल सिनारियो कैसा है, कहां पे पढ़ाई होंगे। देखिए यहां पे कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट लाइक यूनिवर्सिटीज तो नहीं होंगे, बट एक रेजिडेंस के रूप में मठ या आश्रम हो सकता है, मोनेस्ट्री जिसको हम कहते हैं। और ज्यादातर एजुकेशन गुरुजी यानी टीचर को यहां रखते हैं और इनके सारे स्टूडेंट्स यहां पर बैठ के टू वे कम्युनिकेशन करेंगे गुरुकुल में। मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस समय जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें आज जैसा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाले यूनिवर्सिटीज तो नहीं हैं, लेकिन गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है और गुरुकुल में बच्चे इनरोल्ड होंगे और उनको
टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आया वो इंस्टीट्यूशन के बाद टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या है। शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम विधि। तो आप सबने देखा होगा मेजर चीज है दो ही, जो एंशियंट टाइमलाइन में है वहां पर टीचर सेंटर्ड है, और एनसीएफ वगैरह बनने के बाद आधुनिक काल में यही चीजें चाइल्ड सेंटर्ड हो गए। इसको हम छात्र केंद्रित कह सकते हैं, और ऊपर वाला शिक्षक केंद्रित। ये सारे टेक्निकल टर्म आज भी इस्तेमाल होते हैं हमारे एजुकेशनल सिनेरियो में। वैदिक युग में जो सिलेक्ट होंगे मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग वो क्या होगा, टीचर सेंटर। यहां पे टीचर ही आपको एज अ इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देशक, इंस्ट्रक्शन देने वाला मीन्स पढ़ाने वाला। एक ओवरऑल वन मैन आर्मी के कॉन्सेप्ट में आप समझिए कि टीचर ही सब कुछ है। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यही आपके डिसिप्लिन मेंटेन कराने वाले हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम इन्हीं के अंडर में होगा। इट मीन्स एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी टीचर ही डिसाइड करेंगे। टीचर जो चाहे, जो पैटर्न होगा, मे बी इसमें कोई एग्जामिनेशन रिटन फॉर्म में नहीं हो, केवल ओरल फॉर्म में होगा, मौखिक। कितना सिंपल सा है कि उस समय एग्जामिनेशन आज के प्रेशर से दूर कहीं बच्चों से डेली बेसिस पे पूछ लिए जाते थे, एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाते थे। एक चीज तो और है कि यहां पर जो मोड ऑफ इवैल्यूएशन है, एग्जामिनेशन है, परीक्षा का माध्यम हम कहेंगे, वो ज्यादातर प्रतिदिन डेली बेसिस पे होंगे। और भी चीजें इसमें आप कंसीडर कर सकते हो, यानी शिक्षक ही सर्वे सर्वा है। शिक्षक ही यहां पर गुरुकुल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमने कहा कैसा मेथड यूज किए जाएंगे, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड आज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, और चाइल्ड सेंटर्ड की बात एनसीएफ ने किया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट वो सेकेंड टॉपिक में होगा, टॉपिक 1 में नहीं। टॉपिक 1 में केवल एंशिएंट इंडियन टाइमलाइन को कवर किया है, हमें केवल फोकस करना है यहीं पर। हमने बेसिक चीज देखा कि यहां पे टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या है। अब हम देखेंगे यहां पे सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम क्या है, करिकुलम मीन्स पाठचर्या क्या है। ज्यादातर चीजें इस समय पाठ्यक्रम के अंदर स्किल बेस्ड है, कौशल आधारित, लाइक
कोई बच्चा गुरुकुल जा रहा है तो उन्हें उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थी के रुचि के अनुसार उनको शिक्षा दिया जाना, आप कहेंगे कि ऐसा सिस्टम बना हुआ है। जैसे कोई वॉर स्किल सीखना चाह रहा है, युद्ध कौशल, तो युद्ध कौशल सीखे। युद्ध कौशल में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक आर्चर यानी तीरंदाजी, जैवलिन थ्रोअर भाला फेंकने वाला, तलवारबाजी, गदा, इस तरह के जो वॉर स्किल्स हैं, लाइक युद्ध से संबंधित कौशल है, उसमें कैसे आप वॉर प्लानिंग करेंगे, कैसे आप अपने दुश्मन के बारे में चीज़ें ईजी करेंगे, और कैसे आप ओवरऑल युद्ध के बारे में सारी जो शिक्षाएं हैं वो कवर करेंगे, उसको लर्न करेंगे। फिर उसके इवैल्यूएशन भी होंगे, जैसे तीरंदाजी वगैरह का इवैल्यूएशन होता था। आपने महाभारत वगैरह देखे हों, महाभारत में द्रोणाचार्य एक गुरुकुल के इंस्ट्रक्टर हैं, एक आचार्य हैं, और उनके गुरुकुल में बच्चे आए और सबके योग्यता के अनुसार और उसके रुचि के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज एलिजिबिलिटी और कैपेसिटी, उनके योग्यता, उनके क्षमता, उनके रुचि के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान किया जाता था। हम केवल रेफरेंस ले रहे हैं महाभारत का, अगर रेफरेंस ना भी ले तो जितने भी उस समय सेंटर है वहाँ पे कौशल आधारित शिक्षा दिया ही जाता है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन भी होंगे, लाइक जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शिल्पकार हैं, क्राफ्टमैन हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनको उसी से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक चीज़ आपने देखा स्किल बेस्ड। दूसरा आप देखेंगे तो कुछ टेक्स्ट भी पढ़ाए जाएंगे, बट ओरल फॉर्म में होगा, मौखिक होंगे, ओरल फॉर्म। टेक्स्ट का मतलब यहां पर आप सभी जानते हैं कि क्या क्या है। 4 वेदास, 108 उपनिषद, severals आरण्यक, बहुत सारे आरण्यक है। इसमें कुछ ब्राह्मण टेक्स्ट भी है, ब्राह्मण ग्रंथ जिसको कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। अब आप कहेंगे ये सारे किताब तो ओरल फॉर्म में है, तो फिर इसको कैसे पढ़ा जा सकता? तो ध्यान रहे, सारे टीचर इसको लर्न कर लेते थे, याद कर लेते थे रोट लर्निंग से, और रोट लर्निंग के माध्यम से ही बच्चों को ट्रांसफर कर देते थे। इट मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन कैरी फॉरवर्ड ऑन द मोड ऑफ रोट लर्निंग। याद करा देना, उसको मेमोरी में कंठस्थ करा देना, बच्चे याद कर लिए और फिर उसके माध्यम से उनसे परीक्षाएं ले ली गई। ध्यान रहे, इस समय जितने भी ओरल फॉर्म में टेक्स्ट हैं उन सभी टेक्स्ट को एक नाम दिया जाता है, श्रुति लिटरेचर और श्रुति टेक्स्ट। श्रुति ग्रंथ। अब श्रुति ग्रंथ का मतलब ही है सुनने वाला ग्रंथ, जिसको सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है। मीन्स जैसे मैं अभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मेरे मेमोरी में है, मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, आपके मेमोरी में इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके मेमोरी में आ गया, और फिर आपने उसको नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं,
इस समय तक लिखने की परंपरा कुछ एक अपवाद स्वरूप, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभिलेख वगैरह लिखे गए, सील पे है, पॉटरीज पे है, बट कागज का आविष्कार नहीं हुआ है। ना ही हम लोग उस समय तक किसी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट भी नहीं है। तो वैदिक पीरियड में चीजें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप में है। मौखिक, तो मौखिक रूप में ही विद्यार्थियों को याद करा देंगे और फिर वही अगले जनरेशन में चला जाएगा, और फिर इसी तरीके से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होते रहेंगे। और ये प्रोसेस पूरे वैदिक फेज में चलेगा, मीन्स लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, यानी लगभग इसमें कितने साल का गैप है, अगर देखिए तो 900 साल का गैप है। 900 साल तक ये चीजें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते रहे। सो आपसे अगर पूछ ले कि हाउ मेनी श्रुति टेक्स्ट ड्यूरिंग इंडस वैदिक एज, अगर आप इसमें काउंट करें 4, अच्छा इसको 1 यूनिट माना जाता है। अगर हम कहें तो वेद 4 है, जिसका नाम आप जानते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं। चार वेद कौन कौन है, और इसको इसी ऑर्डर में याद रखेंगे आप। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये हो गए 4 वेद। इसी तरीके से एक यूनिट माना गया उपनिषद का। हालांकि उपनिषदों की संख्या 108 है, यानी इसके वॉल्यूम 108 है उपनिषद के, लेकिन उपनिषद एज्यूम किया जाएगा एक यूनिट। इसी तरीके से एक आरण्यक, अभी पीछे लिखा था हमने सब, आरण्यक, इसके भी कई सारे नंबर हैं, और इसी तरीके से एक यूनिट माने जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथ। इन सभी को ऐड करेंगे तो 7 श्रुति ग्रंथ होंगे, 7 श्रुति टेक्स्ट। तो ये आपका आंसर होगा अगर इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे तो। अब हम थीम की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें कि इनमें पढ़ाया ही क्या जाएगा, तो जैसा आप जानते हैं ऋग्वेद में ज्यादातर प्रेयर्स लिखे गए, प्रेयर्स फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई। जैसे आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा इंद्र के लिए 250 श्लोक लिखे हुए हैं। ऐसे ही उसमें दूसरे नंबर पे आते हैं मित्र, अग्नि, मित्र, वरुण, अश्विनी, इस तरीके से उनके नंबर्स हैं। तो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। सामवेद से एक रिदमिक फॉर्म आता है ऋग्वेद में लिखे गए श्लोक का, सारेगामापा सामवेद से आया, आप सभी को पता होगा। सामवेद से ही म्यूजिक का विकास हुआ है, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक फ्रॉम सामवेद। जितने भी रिदमिक सेंस है, लयबद्ध चीजें हैं, वो सामवेद से ही आया। यजुर्वेद को कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड का मतलब यज्ञ के संचालन के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि कैसे यज्ञ संपादित किया जा सकता है, अबाउट यज्ञ एंड प्रैक्टिसेस। हालांकि इसको ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस कहेंगे आप, कर्मकांड, फिर भी हम कहें तो यजुर्वेद का अपना एक इंपोर्टेंस है, एक रोल है। इसी तरीके से अथर्ववेद में ज्यादातर आयुर्वेद की बात की गई, मेडिसिन जिसको कहते हैं,
आयुर्वेद, इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र की बात की गई, इसीलिए इसको लौकिक वेद कह देते हैं। पौलिक वेदा, लौकिक। आम आदमी केवल इसी चौथे नंबर वेद का इस्तेमाल कर सकता था। पहले तीनों वेद केवल ब्राह्मण इस्तेमाल करते थे। वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण है केवल वही ऊपर वाले तीनों वेद का अध्ययन अध्यापन करते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं, जबकि अथर्ववेद आम आदमियों के लिए है, आम नागरिक के लिए, कॉमन पीपल के लिए। दैट्स वाई अथर्ववेद नोन एज पब्लिक वेदा और लौकिक वेद के रूप में जाना जाता है। अदरवाइज ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा कॉमनली नोन एज वेद त्रयी। ऊपर वाले तीनों वेद को, ये जो हमने ऊपर तीन वेद रखा, 1 2 3, इन तीनों को एक नाम दिया, यहां लिख देता हूं, वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्री या त्रयी लिखिए, वेद त्रयी। सो वेद त्रयी मीन्स तीन वेद जिसके विषय, थीम आर सिमिलर, एक जैसा उसका विषय है। तीन वेद जिसके विषय एक जैसा था, उन तीनों को मिला के वेद त्रयी कह दिया हमने। तो ये हो गए उस समय जो पढ़ाए जाने वाले टेक्स्ट बुक है या फिर ओरल फॉर्म में ही सही, सिलेबस का हिस्सा है। अब यहां पे दो बातें आती हैं कि एक तो जो शिक्षा प्रारंभ का टाइमलाइन होगा, शिक्षा अर्जन करने का उम्र, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्र सीमा क्या है? एज लिमिट। एज लिमिट ऑफ लर्निंग। उम्र सीमा। ध्यान से समझिए ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक्चुअली उस समय मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि गुरुकुल में जाना है किसी बच्चे को, तो गुरुकुल में प्रवेश के क्या नियम है ना? गुरुकुल में अगर किसी बच्चे को जाना है तो क्या नियम है, कैसे वो गुरुकुल में जाएंगे, कैसे गुरुकुल में एंट्री मिलेगा, क्या उम्र सीमा है? तो इसके लिए एक होली प्रैक्टिस करना होता है। होली प्रैक्टिस जो एक संस्कार के रूप में होते हैं। 11वें नंबर का संस्कार है मानव के जीवन में। 11th नंबर, 11वें नंबर पे एक संस्कार है जिसका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। चलिए यहां लिख देता हूं, उपनयन संस्कार। संस्कार, उपनयन संस्कार। अब इसको प्रैक्टिस किए बिना कोई भी बच्चा गुरुकुल में दाखिल नहीं हो सकता, एंट्री नहीं मिलेंगे उनको। उपनयन संस्कार मानव जीवन के 16 संस्कार में से एक है जिसका नंबर हमने बताया 11th, जिसको उपनयन कहते हैं। उपनयन के समय बच्चे को एक होली प्रैक्टिस से गुजारा जाता है, एक कर्मकांड से गुजारा जाता है जिसमें यज्ञ होते हैं। मुंडन कराकर बच्चे को गेरुआ या जो भी कोड होंगे, ड्रेस कोड, वो पहना दिया जाता है। अब उसके बाद बच्चे के कानों में कुछ मंत्र बताए जाते हैं जो पृष्ठ होते हैं वो, और फिर माना जाता है कि बच्चे का द्विज हो गया। द्विज का मतलब यहां पे एक टर्म मैं लिख रहा हूं, द्विज। द्विज मीन्स दूसरा जन्म, सेकेंड बर्थ। सेकेंड बर्थ मीन्स द्वितीय जन्म। क्यों? आखिर द्वितीय जन्म की क्या आवश्यकता हुई? तो माना गया कि पहला जन्म केवल फिजिकल और बायोलॉजिकल बर्थ थे, जबकि इंटेलेक्चुअल बर्थ अब हो रहे हैं। यानी अब बच्चे कुछ लर्न करने के लिए
सीखने के लिए अब योग्यता प्राप्त कर चुका है, और इसके लिए उपनयन संस्कार के लिए एज डिफाइन है 8 इयर्स। 8 इयर्स मिनिमम एज है, और 8 इयर्स केवल लेटर वैदिक में देखें तो ब्राह्मण्स के लिए है। मैं यहां पे थोड़ा सा इसको और एलोबरेट किए देता हूं। एक्चुअली वैदिक एज में जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी, इसका क्लासिफिकेशन हो चुका है। क्लासिफिकेशन समाज का है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो वर्ण व्यवस्था पे है, वर्ण सिस्टम। वर्ण का मतलब यहां रंग से बिल्कुल नहीं है। वर्ण व्यवस्था, स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, अकॉर्डिंग टू वर्क। बाद में जाके ये जन्म आधारित हो गए, ये आप सभी जानते होंगे। अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड लेटर बाय बर्थ। इस वर्ण व्यवस्था में ध्यान से समझिए 4 वर्ण हैं। एक है ब्राह्मण्स, दूसरा है क्षत्रिय, थर्ड तो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं वैश्य, एंड लास्ट वन शूद्र। शूद्र लिखते हैं। इन सब के जो उपनयन संस्कार होंगे वो अलग अलग एज ग्रुप में होगा। कितना आश्चर्यजनक बात है, कितने प्लानिंग तरीके से सबने उपनयन संस्कार का एज डिफाइन किया। उपनयन संस्कार जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, उपनयन संस्कार के लिए देखिए क्या एज ग्रुप बनाया। तो ब्राह्मण के बच्चे का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में, 8 इयर्स में होगा। जो क्षत्रिय है उनके लिए 11th, वैश्य के लिए 12। ध्यान रहे, शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार ऋग वैदिक पीरियड में थे, बट लेटर वैदिक में जाके ब्रेक कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। यानी शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होंगे, अर्थात ये गुरुकुल भी नहीं जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं लेटर वैदिक में। लेटर वैदिक मीन्स उत्तर वैदिक काल में। 2 बातें यहां पर ध्यान रखने वाली है। ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड द उपनयन संस्कार for all worns, while during later Vedic period उपनयन संस्कार ban for Shudras. So only performed by upper 3 varnas such as Brahman, Kshatriya and Vaishya are perform उपनयन संस्कार। तो इस समय एक द्विज हुआ, और द्विज के बाद बच्चे चले गए गुरुकुल, जिसको हमने दूसरा जन्म कहा। कितना प्लान्ड तरीका है। और ये सभी बच्चे ध्यान से देखिए, 8 वर्ष के से लेके 12 वर्ष तक जो भी बच्चे जा रहे हैं, ये गुरुकुल में केवल 25 वर्ष तक रह सकते हैं। यानी उस समय शिक्षा अर्जन का जो मैक्सिमम टाइम है, अपर एज लिमिट है, वो 25 ईयर्स है। आप भले 8 वर्ष में जाए या 12 वर्ष में, 25 साल के बाद आपको निकाल दिए जाएंगे सोसाइटी से। उसको भी एक टर्म दिया गया, आश्रम सिस्टम। यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आश्रम सिस्टम। यहां आश्रम का मतलब मठ बिल्कुल नहीं है, ना ही मोनेस्ट्री है, ना ही रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ सेंट्स और इस तरह से। इसका मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन, मानव के जीवन के कुछ चरण। जैसे पहले को कहा ब्रह्मचर्य, दूसरे वाले को हमने कहा गृहस्थ,
और गृहस्थ तीसरे वाले को वानप्रस्थ, और चौथा जो लेटर वैदिक में ऐड हो रहा है, पहले वाले टाइमलाइन में केवल 3 थे, बाद में चौथा भी ऐड हो गया और इसका नाम रखा सन्यास। सन्यास मीन्स ब्रह्मचर्य का एज अप टू 25 मीन्स एज ऑफ अर्निंग, सॉरी लर्निंग। इसका होगा अप टू क्यों लिखना, 25 से 50 तक एज ऑफ अर्निंग, इसको बोलते हैं एज ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं एज ऑफ लर्निंग। वानप्रस्थ 50 टू 75, इसको बोलते हैं एज ऑफ फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी तरह के उत्तरदायित्व से मुक्त का काल, मीन्स एज ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पे व्यक्ति अवकाश प्राप्त कर लेता है अपने जिम्मेदारियों से। और सन्यास का मतलब है 75 से 100 वर्ष और 100 प्लस। इसका मतलब है कि आपको अपने घर से निकल के जंगल में जाना होगा, आश्रम में जाना होगा, यानी सन्यास। सन्यास आश्रम काफी टफ है हर व्यक्ति के लिए, ऊपर वाला तीनों का प्रॉपर, अच्छा सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इन सब का मतलब आपको जानते हुए रहना है, मे बी एग्जामिनेशन में ये सब आ जाए। आश्रम सिस्टम क्या है, सोसाइटी का क्लासिफिकेशन वर्ण व्यवस्था किस आधार पे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड बर्थ, ये इनके क्लासिफिकेशन है। इनके बच्चों के लिए उपनयन संस्कार का एज अलग अलग है। फिर आप देखेंगे शिक्षा अर्जन करने का जो एज हमने बताया 8 वर्ष से 25 वर्ष तक है। यही तो कंक्लूजन निकाला हमने, 8 से 25 साल तक बच्चे गुरुकुल में रह सकते हैं। खास करके ये एज ब्राह्मण के लिए है, और यही अल्टीमेटली 25 सभी के लिए। 25 के बाद कोई नहीं रह सकता गुरुकुल में, उसके बाद आपको निकल जाना होता है। नेक्स्ट, हाँ अब हम बात करें वैदिक पीरियड के जस्ट बाद क्या हुआ। वैदिक पीरियड का तो आपने ऑलमोस्ट सारे सिनारियो देख लिया, टर्मिनोलॉजी वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, वैदिक पीरियड के सिलेबस के हिस्से यानी उसमें कौन कौन से पुस्तक है उसको हमने कवर कर लिया। मीनवाइल एक सेगमेंट यहाँ पे रहता है जिसको हमें कवर कर लेना चाहिए, सेंटर ऑफ एजुकेशन। सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र। केंद्र का मतलब जो गुरुकुल्स हैं उनका लोकेशन और सेटलमेंट ज्यादातर किस एरिया में है। तो अगर हम ओवरऑल सेंटर को डिवाइड करें तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंट आएगा। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक। इसका टाइमलाइन अगर मैं यहां लिख दूं 1000 BC टू 1500 BC टू 1000 BC, हमने इसका टाइमलाइन लिखा। और लेटर वैदिक का 1000 BC टू 600 BC, ये इसका टाइमलाइन हो गया 600 BC। इस समय जो ज्यादातर कंसंट्रेशन है वो ब्रह्मवर्त प्रदेश में है। ब्रह्मवर्त प्रदेश, देखिए कितना टेक्निकल नेम है, ब्रह्मवर्त प्रदेश। जबकि इस समय होगा ब्रह्म ऋषि प्रदेश।
ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये टर्म क्यों इस्तेमाल किया जाए। आखिर इसकी क्या उपयोगिता है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस टेक्निकल टर्म ब्रह्म ऋषि प्रदेश। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो पहले वाले सेगमेंट में जो एरिया है वो सेंटर के रूप में पंजाब, और सेकंड वाला एरिया अगर सेंटर के रूप में देखें तो प्रयाग, मींस गंगा यमुना दोआब रीजन, जबकि इसका एरिया होगा सप्त सैंधव और सरस्वती रिवर बैंक। बहुत टेक्निकल बात है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। पंजाब में जो सप्त सैंधव यानी सिंधु और उसके साथ सहायक नदी है, और उसमें भी एक प्रॉपर साइट है सरस्वती नदी के किनारे, क्योंकि यहीं पर तो सबसे ज्यादा गुरुकुल थे और वैदिक युग में सारे सेंटर, एजुकेशन सेंटर यहीं पे था। यहीं पे वेद लिखे गए, वेद कंपाइल ही यहीं पे हुआ, यहीं पे गुरुकुल भी है। इस समय में प्रयाग जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, और जो पंजाब का नाम है, मैंने पीछे क्या बताया था, ब्रह्मवर्त प्रदेश, और इसका हमने बताया ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्मवर्त मतलब पंजाब वाला एरिया, ब्रह्म ऋषि मतलब दोआब, गंगा यमुना दोआब वाला रीजन। सो ये हो गए उस समय के शिक्षा के सभी मुख्य केंद्र। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस समय, कबीलाई समाज है, जो कम्युनिटी, छोटे छोटे कम्युनिटी में रहते हैं। ज्यादातर कम्युनिटी के पॉपुलेशन 80 के अराउंड है। मींस एनसीईआरटी में लिखा है 11वीं क्लास में, ऋग्वैदिक काल में तो उससे भी कम, 20 से 50 या 20 से 80, उत्तर वैदिक काल में 80 से ज्यादा जनसंख्या हुआ। मींस बहुत ज्यादा जनसंख्या तो है नहीं, इसलिए गुरुकुल से काम चल जाता है। उत्तर वैदिक काल में फिर भी कंसंट्रेशन ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन हुए, और प्रयाग के आसपास कई सारे गुरुकुल बनाए गए। कौशाम्बी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, इस समय तक उज्जैन नहीं गए हैं, इवन काशी तक भी बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं मिलता कि वहां तक गए हों। तो ज्यादातर गुरुकुल का कंसंट्रेशन अगर मैं ओवरऑल कहूं तो सिंधु से लेकर गंगा यमुना दोआब के बीच में ही, और मेजर रिवर बैंक के आसपास ही सारे गुरुकुल का सेटलमेंट होगा। सो एक फेज हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके सारे सिनारियोज कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा कि उनके पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या है, मेथड्स क्या है, लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, इवैल्यूएशन कैसे होंगे। हमने कहा कि इसमें कहाँ पे पढ़ाई होगा, कैसे बच्चे इनरोल्ड होंगे, कब तक बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई का तरीका क्या होगा, चाइल्ड सेंटर होंगे या टीचर सेंटर्ड होंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि इसमें पढ़ाएंगे ही क्या बच्चे को, क्या केवल किताबें पढ़ाएंगे या कौशल आधारित भी शिक्षा दिए जाएंगे। तो दोनों तरह के शिक्षा देखा। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा आज के इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मैं आऊँगा नेक्स्ट पीरियड में, तो फिर बात करेंगे इसमें आगे। यहाँ पे एक चीज़ जो कंसिडरेबल है वो ये है कि इस ज़माने में कोई मूल्यांकन पद्धति का फिक्स फार्मूला नहीं था। मीन्स मोड ऑफ इवैल्यूएशन आर नॉट फिक्स्ड लाइक प्रेजेंट डे। आज क्या है, CCE पैटर्न है। CCE पैटर्न आप सभी जानते होंगे। उस जमाने में कोई भी पैटर्न नहीं था। मीन्स टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे बच्चों से परीक्षा लेना चाहता है। संभवतः डेली बेसिस पे परीक्षा हो जाया करता था, या फिर जब गुरुकुल से वो निकलते हैं उसके बाद भी कई बार सोसाइटी के सामने, इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, स्टूडेंट विल बी परफॉर्म हिज लर्निंग नॉलेज और अदर थिंग्स। लाइक आपने महाभारत में देखा होगा, फिर से मैं वहीं जा रहा हूँ, कि जब द्रोणाचार्य अपने बच्चों का, यानी जो पांडव और कौरव के बच्चे थे या फिर उनके
आसपास के जो लोग थे क्षत्रिय गुरुकुल में, सबको जब कंप्लीट एजुकेशन दे दिया तो एक स्टेडियम में बैठ के सबके एग्जामिनेशन हुए थे। जो आर्चर थे, तीरंदाज, उसने अपना कौशल दिखाया। गदा वाले से प्रतियोगिता कर रहे हैं, कौन श्रेष्ठ गदाधारी है, कौन श्रेष्ठ तीरंदाज है, धनुर्धर जिसको कहते हैं, कौन उसमें भाला चलाना अच्छा जानता है, कौन तलवार चलाना जानता है। इन सब के मूल्यांकन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी होते थे। तो आज से ज़्यादा टफ इवैल्यूएशन सिस्टम रहा होगा, आप ऐसा सोच सकते हैं। डेली बेसिस पे भी केस स्टडी हुआ करता था। लाइक कोई सिचुएशन क्रिएट किया गुरुजी और स्टूडेंट को, शिष्य को दे दिया कि जाओ इसका आंसर ढूंढ के लाओ। अपना पूरे दिन वो सर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और अंत में फिर से शिविर में बैठ के, मीन्स गुरुकुल में बैठ के फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ज़्यादातर जो थीम थे, जैसे हमने अरण्यक बताया था, मैं 2-3 शब्द पीछे चल के आपके साथ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। लाइक यहाँ पर जो आरण्यक का विषय है वो स्कूल ऑफ लॉजिक है। स्कूल ऑफ लॉजिक अर्थात इसमें दर्शन की बात है, तर्कशास्त्र की बात है। जैसे उस समय विषय हुआ करता था अबाउट सोल, अबाउट गॉड, अबाउट रीबर्थ, अबाउट समथिंग लाइक डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, जन्म के बाद क्या होगा। मोक्ष की बात नहीं थी, बट विचार होते थे पुनर्जन्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, जीवन के उद्देश्य के ऊपर। सो अरण्यक का विषय है स्कूल ऑफ लॉजिक। उपनिषद का मतलब ही होता है गुरु के समीप बैठना या गुरु के चरणों में बैठना। सिटिंग नियर फिट ऑफ टीचर और सिटिंग अंडर फिट ऑफ टीचर, गुरु के शरण में बैठना, यानी शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही उपनिषद है। उपनिषद के माध्यम से ही बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। यानी टीचिंग लर्निंग मेथड्स तो सबसे ज्यादा उपनिषद में ही डिफाइन किया है। इसको ब्राह्मण ग्रंथ को कई बार हम वेदों के ही एसोसिएटेड पार्ट्स मान लेते हैं, यानी वेद का ही एक ग्रामेटिकल पार्ट है, या उसका सरलीकरण करने का इसमें फॉर्मूला दिया गया है। तो जितने भी श्रुति टेक्स्ट थे उन सब के अपने अपने प्रॉपर थीम थे। जैसे ऋग्वेद का बताया था प्रार्थनाएं, सामवेद का म्यूजिक, रिदमिक फॉर्म, यजुर्वेद का मतलब प्रैक्टिस ऑफ यज्ञ, यज्ञ के जो प्रैक्टिस है वो, अथर्ववेद में हमने बताया था आयुर्वेद एंड जादू टोना तंत्र मंत्र। सो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम लोग ऑफ करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वहां फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं ऑफ करते हैं।